गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे अवर टॉपिक डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में देखिए, आज हम आपको उपसारणिक पढ़ाएंगे। उपसारणिक का मतलब इंग्लिश में कहते हैं माइनर। तो ये हमारी 3x3 ऑर्डर की क्या है, डिटर्मिनेंट है। क्या एलिमेंट है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। जैसे कि मैंने आपको बताया a11 फर्स्ट वन क्या शो कर रहा है, रो को। सेकंड वन क्या शो कर रहा है, कॉलम को। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो यहां पर हम देखिए माइनर को से डिनोट करते हैं, M11 से डिनोट करेंगे क्योंकि M से MINOR होता है तो M से डिनोट करते हैं। तो यहां लिखेंगे हम माइनर ऑफ A11 मतलब A11 की उपसारणिक। माइनर ऑफ A11 A11 की उपसारणिक क्या होगी, M11। M11 ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। M11 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट छोड़ दीजिए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट छोड़ दीजिए, जो एलिमेंट बचे उन्हें लिख लीजिए। ये हो गया आपका A22 A23 A32 A33। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। A12 की उपसारणिक जिसको हम M12 से डिनोट करेंगे। यहां भी ध्यान दीजिएगा आप, 12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट छोड़ दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि A12 किस में पड़ता है, A12 का प्लेस क्या है, स्थान क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में पड़ता है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट हम छोड़ देंगे। क्या एलिमेंट शेष बचे हमारे पास, A21 A23 A31 A33। आगे आ जाइए, A13 की उपसारणिक माइनर ऑफ A13 को हम M13 से डिनोट करेंगे। तो A13 का प्लेस क्या है, स्थान क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में पड़ता है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट छोड़ देंगे। तो इसकी माइनर के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे A21 A22 A21 A22 A31 A32। समझ में आया स्टूडेंट्स। A13 का जो प्लेस है, क्या प्लेस है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट हमने छोड़ दिए, जो एलिमेंट बचे वो आपके किसके एलिमेंट होंगे, माइनर के, उपसारणिक के एलिमेंट होंगे, उपसारणिक के अवयव होंगे। A21 A22 A31 A32। अब देख लीजिए, जैसे हम लेते हैं अब A32 की उपसारणिक। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, M32। अब A32 का प्लेस क्या है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। फिर समझ लीजिए, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट छोड़ देंगे। जो एलिमेंट बचे वो किसके एलिमेंट होंगे, A32 की उपसारणिक के, M32 के, मतलब A11 A13 और A21 A23। इसी प्रकार से आप ले लीजिए, सपोज करो हम ये कहें A23 की उपसारणिक क्या होगी, A23 इस एलिमेंट की उपसारणिक क्या होगी, A23 की उपसारणिक को हम M32 से डिनोट करेंगे। अब A3 M23 से,
M23 से डिनोट करेंगे। तो देखिए A23 का प्लेस क्या है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। सेकंड रो और थर्ड कॉलम में पड़ता है ये, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट छोड़ देंगे। जो एलिमेंट आपके M23 में आएंगे वो एलिमेंट होंगे A11, A12 और A31, A32। ठीक है, इस प्रकार से हम उपसारणी निकाल लेंगे। सभी की उपसारणी, जितने भी इसमें एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट की आपकी क्या होगी, उपसारणिक होगी। सभी की हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है। अब आप करेंगे किसकी, A21 की उपसारणिक फाइंड करेंगे, A22 की करेंगे, A31 की और A33 की उपसारणिक फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पर। सेकंड, सेकंड को कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है, जैसे आप देखते हैं इसमें कोफैक्टर सी से भी, कोफैक्टर को हम सी से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं एफ से भी डिनोट करते हैं। सपोज करो आपकी कोई डिटर्मिनेंट है A11 के एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और आपके A33। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर किसका, A11 का, A11 का सेकंड। सपोज करो यदि हम एफ से डिनोट कर रहे हैं तो वो F11 को डिनोट करेगा। ठीक है, F11 इक्वल टू -1 की पावर, -1 की पावर क्या होगी, देखिए यहां हम क्या करते हैं, यहां हमारा काम करता है -1 की पावर I प्लस जे। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि I का मतलब रो से होता है और J का मतलब कॉलम से होता है। तो A11 किस रो किस कॉलम में पड़ता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में पड़ता है। तो ये आपका I के प्लेस पे 1 आ जाएगा और J के प्लेस पे भी 1 आ जाएगा। और यहां आपकी क्या होगी, M11। देखिए कोफैक्टर आपका F11 क्या हो गया, फिर बता रहा हूं, C11 से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं और F11 से भी डिनोट करते हैं कहीं पर। तो ये हो गया आपका -1 की पावर 2 M11। -1 की पावर 2 कितना है, -1 की पावर 2 हो जाएगा आपका प्लस, और M11 कितना हो जाएगा, अभी आपको बताया था A22, A23, A22, A23, A32, A33। अगर हम इसको सोल्व करें तो देखिए A22 की मल्टीप्लाई A33 में होगी। ये हो गया आपका A22, A33 माइनस लगा के A32 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, A23 में हो जाएगी। तो ये आपका F11 आ गया, इसका कोफैक्टर है ये A11 का। इसी तरह से यहां आप लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ A21 एज, तो डिनोट करेंगे इसको F21 से। F21 इक्वल टू कितना होगा, -1 की पावर 2+1, 2+1। ठीक है, और यहां पर आपका आपका क्या होगा, ये M21, M21। अब देखिए -1 की पावर 2+1 कितना हो गया, 3। ये आपका M21, -1 की पावर 3 आपका -1, और M21 क्या हो जाएगा, सेकेंड रो। अभी मैंने आपको उपसारणिक बताई है, उपसारणिक M21 क्या हुई, सेकेंड रो, और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, इसके एलिमेंट होंगे A12, A13, A32, A33।
क्या बताया मैंने? क्योंकि F21 A21 कहाँ पड़ता है? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में पड़ता है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट छोड़ दिए, जो एलिमेंट बचे वो किसके एलिमेंट होंगे? आपके उपसारणिक के। इसकी उपसारणिक A21 की, A12 A13 और A32 A33। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखिए -1 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका A12 A33 माइनस, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे A32 A13, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका F21 क्या हो जाएगा? माइनस की मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये आपका A32 A13 माइनस A12 A3। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे हम कोफैक्टर निकालते हैं किसका? A33 का। कोफैक्टर मतलब सेकंड कोफैक्टर ऑफ A33 इक्वल टू होगा -1 की पावर 3, और 3 है तो 3 + 3 ऐड हो जाएंगे आपके यहां, और M33, तो ये हो गया आपका -1 की पावर 6 M33 ना, M33, तो -1 की पावर 6 आपका प्लस हो गया। और M33 की बात करें तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो किसके एलिमेंट होंगे? आपकी उपसारणिक मतलब माइनर M33 के एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? A11 A12 और A21 A22। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हो गया आपका A11 A22 माइनस A21 A12। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? इसके को फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, माइनर फाइंड कर सकते हैं, को फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। आगे चलिए। अब जैसे आपकी कोई डिटर्मिनेंट है A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। मैंने आपको क्यों बताया उपसारणिक और आपके सेकंड निकालने? क्योंकि जब हम इसमें इनवर्स मतलब कोई मैट्रिक्स दी गई होगी, उसका हमें इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना होगा, तब हमें वहां सेकंड मतलब कोफैक्टर भी फाइंड करने होंगे और माइनर भी फाइंड करने होंगे। माइनर मतलब उपसारणिक भी हमें फाइंड करने होंगे। अब देखिए वो फाइंड करने के बाद उसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? जैसे ये सारणिक है, इसका मैंने बताया था कि आप इसको 6 टाइप से क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R2, एक्सपेंडिंग अलोंग R3, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, एक्सपेंडिंग अलोंग C3। मतलब R1 के अनुदिश प्रसरण, R2 के अनुदिश प्रसरण, R3 के अनुदिश प्रसरण, C1 के अनुदिश प्रसरण, C2 के अनुदिश प्रसरण और C3 के अनुदिश प्रसरण। जैसे आपका ये क्या है? ये आपका C1 है, फर्स्ट कॉलम है, ये आपका C2 है, और ये आपका थर्ड कॉलम जिसको हम C3 से डिनोट करते हैं। ये आपका R1 फर्स्ट रो बोलेंगे तो हम R1 से डिनोट करते हैं, सेकंड रो को हम R2 से डिनोट करते हैं, और ये थर्ड रो को हम R3 से डिनोट करते हैं। तो देखिए R1 के अनुदिश प्रसरण, R1 के अनुदिश प्रसरण इंग्लिश में हम क्या लिख सकते हैं इसको? एक्सपेंडिंग अलोंग R1 क्या होगा? डेल्टा इक्वल टू A11 F11 A12 F12 A13 F13।
मतलब कोफैक्टर आपने फाइंड कर लिए। कोफैक्टर कब फाइंड करेंगे? जब आपको माइनर फाइंड करनी आ जाएंगी। तो ये आपका डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी, उपसारणिक का मान हो जाएगा। R1 के अनुदिश प्रसरण, R1 के अनुदिश प्रसरण मतलब एक्सपेंडिंग अलोंग R2, वो क्या होगा? डेल्टा इक्वल टू A21 F21 प्लस A22 F22 मल्टीप्लाई में ये इनटू करके प्लस A23 F23। फ्रेंड्स पता है ना आपको, F11 क्या है? कोफैक्टर। F12 क्या है? कोफैक्टर। F13 क्या है? कोफैक्टर। F21 कोफैक्टर, F22 कोफैक्टर, F23 कोफैक्टर। यहाँ आपके A11 A12 A13 A21 A22 A23 इस सारणिक के अवयव हैं। आगे चलिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R3, R3 के अनुदिश प्रसरण डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका A31 F31 प्लस A32 F32 A33 F3। एक्सपेंडिंग अलोंग C1 एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो ये डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा आपका A11 F11 प्लस A21 F21 प्लस A31 F31। अब आपको एक बात स्पष्ट हो गई होगी कि एक्सपेंडिंग अलोंग C1 ले रहा हूं तो एलिमेंट आपके A11 A21 और A31 ये किसके एलिमेंट हैं? C1 के। और इसके साथ A11 के साथ जो कोफैक्टर है वो A11 का कोफैक्टर है, A21 के साथ जो कोफैक्टर है वो F इसका कोफैक्टर है A21 का, A31 के साथ जो कोफैक्टर है वो A31 का कोफैक्टर है। चलिए आगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, ये हो जाएगा आपका A12 F12 प्लस A22 F22 प्लस A32 F32। एक्सपेंडिंग अलोंग C3, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिंग अलोंग C3 A13 का कोफैक्टर F13 प्लस A23 का कोफैक्टर F23 और A33 का कोफैक्टर F33। अब सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट्स। 6 टाइप से जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो सभी की वैल्यू आपकी इक्वल होगी। उपसारणिक का मान ऐसा नहीं है कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1 किया तो आपका डिफरेंट आया, एक्सपेंडिंग अलोंग R2 किया तो डिफरेंट आया, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 किया तो डिफरेंट आया। नहीं, आपका क्या होता है? अद्वितीय यूनिक वैल्यू होती है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होती। तो लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर रहे हैं तो कोफैक्टर भी आपके साथ साथ A11 का ही होना चाहिए। यहां पर A12 आप एलिमेंट ले रहे हैं तो कोफैक्टर भी F12 ही होना चाहिए। एलिमेंट A13 ले रहे हैं तो A13 का ही कोफैक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये कहें A12 के साथ A21 कर दें और A22 के साथ F22 कर दें और A31 के साथ F13 कर दें, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आपको नहीं करना है, ध्यान दीजिए। सीरीज है आपकी, 11 के साथ कोफैक्टरी 11 का होना चाहिए, 12 के साथ कोफैक्टरी 12 का होना चाहिए, A13 के साथ
कोफैक्टर भी A13 का ही होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, सपोज कीजिए आपके पास ये है 3 2 1 -2 1 0 और 1 2 1। ये आपकी कोई डिटर्मिनेंट है। तो यहां क्या करें हम, सबसे पहले माइनर निकाल लेंगे। अगर हम एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करेंगे तो देखिए यहां आपसे कहें माइनर ऑफ 3 की माइनर क्या होगी? 3 किस में पड़ता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पड़ता है। तो इसके 3 का मतलब क्या हो गया? M11 आ गया। तो इसकी माइनर क्या हो गई? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, 1 0 2 1। ठीक है, इसको हमने सोल्व किया तो ये कितनी हो गई? 1 - 0 = 1। माइनर ऑफ 2 एज। अब आप 2 यहां पर भी है यहां पर भी है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इस 2 की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट छोड़ देंगे, -2 0 1 1। तो ये हो गई आपकी M12 = -2 -0 और M12 = आ गया आपका -2। ध्यान दीजिएगा, माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 1 इज M13। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, ये हो गया आपका -2 1 1 2। तो M13 को जब आपने सोल्व किया तो ये हो गया आपका -4 -1। वी कैन राइट एज M13 = -5। ठीक है, अब हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर ऑफ 3 इज F11 = -1 की पावर 1 + 1 M11 -1 की पावर 2 M11 -1 की पावर 2 आपका प्लस हो गया और M11 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो F11 कितना हुआ आपका? 1। कोफैक्टर ऑफ 2 इज F12 -1 की पावर कितना? 1 + 2 और कितना हो जाएगा ये? M12। ठीक है, ये हो गया आपका -1 की पावर 3 M12। -1 की पावर 3 माइनस होता है और M12 की वैल्यू कितनी है? -2। यहां से हो जाएगा आपका F12 = +2। कोफैक्टर ऑफ 1 इज कोफैक्टर ऑफ 1 इज F13 = हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 3 और M13 -1 की 1 + 3 -1 की पावर 4 M13। ये हो गया आपका प्लस और M13 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? -5। तो ये हो गया आपका F13 = -5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम वैल्यू निकालने किसकी? डिटर्मिनेंट की। डेल्टा
इसके अनुदिश प्रसरण किया हमने R1 के अनुदिश प्रसरण, R1 के अनुदिश प्रसरण। डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, A11 F11 A12 F12 A13 F13। अब देखिए वैल्यू उठा लेंगे आप। A11 की वैल्यू है आपकी 321, थ्री टू और 1, ठीक है। और F11 की वैल्यू है 1 1 2 -5, 1 2 -5। तो ये हो गया आपका 3 + 4 -5 7 -5 इक्वल टू 2। तो ये आपका क्या आ गया, सारणिक का मान आ गया। वैसे भी आप निकाल सकते हैं सारणिक का मान। कैसे, कि सारणिक थी आपकी 3 to 1, -2 1 0। अब मैंने जैसे आपको बताया था R1 के अनुदिश प्रसरण डायरेक्टली हम करते हैं, क्या होता है 3 -2 + 1। अब आपको सारी बातें याद आ रही होंगी, इसके लिए प्लस माइनस प्लस का यूज किया था हमने, साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस का याद आ रहा होगा। 3 के लिए प्लस, 2 के लिए माइनस और प्लस। अब ये तो हो गए A11 A12 और A13। अब माइनर, माइनर आपने देखा क्या हो जाएगी 1 0 0 1, ठीक है। अब 2 की माइनर क्या हो जाएगी, को फैक्टर में। अब ध्यान दीजिए ये माइनस कहां से आ गया आपका, ये माइनस, ये माइनस आपका को फैक्टर ऑफ ये जो -1 की पावर 3 है, -1 की पावर 3 माइनस आया, तो ये माइनस हमने ऑलरेडी डायरेक्टली ले लिया वहां पर माइनस, ठीक है, डायरेक्टली ले लिया ये माइनस। तो अब हम क्या निकालेंगे M12, M12 क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो तो -2 0 और 1 1। ये मैंने उस दिन आपको डायरेक्टली बताया था। अब क्या, ये क्या है 1 1, ये है आपका A13, क्या है ये A13। अब क्या करेंगे हम, इसकी माइनर क्या होगी या कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर होगा आपका -2 1 और आपका 1 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 1 -0 -2 -2 -0 और +1 -4 -1। देखिए तो आपने सोल्व किया तो 3 × 1 -2 × -2 +1 × -5, 3 + 4 -5, डेल्टा इक्वल टू आ गया आपका 7 -5 और डेल्टा इक्वल टू। अब आप देख सकते हैं दोनों तरह से हमारी वैल्यू क्या आई 2। बस मेथड थोड़ा क्या था, डिफरेंट था। कहने के लिए ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है और वो मैंने सिस्टमेटिक निकाला, ठीक है, बात वही है। लेकिन ये डायरेक्टली आपका A11 F11 A12 F11 F12 A13 F13 डायरेक्ट ले लिया है हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, जैसे सपोज करो A इक्वल टू क्या था 2 3 1 1 2 4 और 5 -2 5 -2 2 प्रकार से हमारा कोई क्या होता था, प्रकार से हमारा कोई मैट्रिक्स होती थी। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3A इक्वल टू क्या लिखते थे 3 3 1 1 2 4 और 5 -2 2।
3a इक्वल टू हो जाता था आपका कितना, 3 की मल्टीप्लाई कर दो 6 9 3 3 6 12 15 -6, प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी। लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां अगर आप मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होती है। मैट्रिक्स ए की आपने क्या कर लिया, डिटर्मिनेंट में चेंज कर लिया, क्या हो जाएगा 2 3 1 1 2 4 5 -2। अगर आपने क्या किया यहाँ 3 डिटर्मिनेंट ए का मतलब हो गया 3 3 1 1 2 4 5 -2। यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही 3 की मल्टीप्लाई होगी, प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होगी। ये डिफरेंस है किसमें, मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में, अवयव में और सारणिक में। ठीक है, 3 डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू कितना हो गया आपका, R1 में यदि मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 6 9 3 और बाकी के एलिमेंट आपके एज इट इज 1 2 4 5 -2। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब मैंने 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर हो जाएगा आपका ये 9 डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 3 6 9 3 1 2 4 5 -2। अब ध्यान दीजिए 9 डिटर्मिनेंट ए, अब इस 3 की मल्टीप्लाई मैं सेकंड रो में करता हूं 6 9 3 एज इट इज, और ये हो जाएगा 3 6 12 और थर्ड रो एज इट इज 5 -2 2। ठीक है, अब और 3 से एक मल्टीप्लाई करता हूं, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 27 डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 3 6 9 3 3 6 12 5 -2 2। तो ये हो गया आपका 27 डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, अब मैं इस 3 की जो मल्टीप्लाई करूंगा थर्ड रो में करूंगा, थर्ड रो में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज 3 6 12 और ये हो गया आपका 15 -6 +6। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब ये मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए की मैंने अगर डायरेक्ट क्या किया, मैट्रिक्स ए को डायरेक्ट मैंने ये 3a था, इस 3a को मैंने किस में डिटरमिनेंट चेंज कर लिया, इस 3a को मैंने डिटर्मिनेंट में चेंज कर लिया, डिटर्मिनेंट 3a इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 6 9 3 3 6 12, और आपका 15 -6 6। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करूं तो इक्वेशन 1 से, और वो आपकी इक्वेशन 2 ले ली हमने, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की जो राइट हैंड साइड है वो आपकी इक्वल है, तो आपकी क्या होगी, आपकी देख लीजिए राइट हैंड साइड, और यहां भी आपकी राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये हो गया आपका 27 डिटर्मिनेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहां से आपका एक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हमारी निकलती है क्या, के ए की डिटर्मिनेंट इक्वल टू होती है के क्यूब डिटर्मिनेंट ए।
अब क्यूब क्यों आई, क्यूब आई क्योंकि इसलिए आई क्योंकि ए जो था आपका, ए आपका 3/3 ऑर्डर का था। अगर ए आपका क्या होता, ए आपका 2/2 ऑर्डर का होता तो डिटर्मिनेंट के ए की वैल्यू होती है आपकी के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉपर्टी है, आप ध्यान से लिख लीजिएगा। और भी आगे प्रॉपर्टी आएंगी। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।